हेलो एवरीवन, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को लगभग कवर कर लिया। अब सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करूंगी आप लोगों से। एक चोला डायनेस्टी है। चोला डायनेस्टी के रूलर्स पे बात करूंगी कि उन्होंने क्या स्पेसिफिकली वर्क किए इस टाइम पीरियड में, एंड देन उसके बाद चोला एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। और जैसे मैंने बाकी सब में डिस्कस किया था वही सेम इसमें भी चीज़ें हैं कि चोला डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम लोगों ने मौर्य टाइम पीरियड में डिस्कस किया, गुप्ता टाइम पीरियड में डिस्कस किया। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उस पर भी मैं बात करूँगी कि क्या क्या उनके स्पेसिफिक नेम थे, एंड देन क्या उनमें इलेक्शन हो रहे थे या फिर कोई सेंट्रल असेंबली भी थी। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। देन उसके बाद मैं आप लोगों से इसी चैप्टर में बात करूंगी, इसी वाले टॉपिक पे बात करूंगी कि चोला सोसाइटी का क्या सिचुएशन थी, चोला सोसाइटी का क्या एटमॉस्फेयर था, वो बात करूंगे, विमेंस कंडीशन। देन उसके बाद में आप लोगों की 2 मेन डायनेस्टीज़ हैं जिस पे मैं बात करूंगी। हाँ, उसके बाद में उन लोगों की सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कोई डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में मेंशन नहीं है, सिर्फ मेन किंग है और उन लोगों ने आर्ट एंड आर्किटेक्ट में क्या स्पेशल किया इंडियन सोसाइटी के लिए, वो मैं बात करूंगी। जो आपके पल्लव और चालुक्याज हैं वो, ये 2 डायनेस्टीज़ हैं। लास्ट जो पॉइंट बचता है वो बचते हैं एक्सटर्नल अटैकर्स का, एंड देन उनका हमारे यहाँ पे कैसे सम अप हो गया, कैसे वो मर्ज हो गई इंडियन सोसाइटी में। शकाज आए, हुणाज आए और कुषाण बहुत बड़े किंग थे इन बाहरी अटैकर्स में। तो एक्सटर्नल अटैकर्स कैसे इंडियन सोसाइटी का पार्ट हो गए, वो लास्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, इस यूनिट का, वो मैं आपसे बात करूंगी। अब 2 चीज़ें चल रही हैं मीडिया में इस टाइम पीरियड पे, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि सितंबर आने वाला है और नहीं खुल रहे स्कूल्स, तो क्या रहेगा, मतलब आप लोगों की भी ये क्यूरियोसिटी होगी। देखिए, आपकी है तो हमारी भी है, ऑब्वियस सी चीज़ है, बट इतना ध्यान रखिए, आप 40% सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें कम से कम जो आप लोगों की हिस्ट्री का बेसिक है, पॉलिटिक्स का बेसिक है, इकोनॉमिक्स का बेसिक है, एंड जितने भी आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स हैं उनका बेसिक तो एटलीस्ट रहना ही रहना है, उस पर तो कोई वो नहीं होगा। तो इसलिए कम से कम आप ये मत समझिए कि ये जो चैप्टर चल रहा है वो होगा या नहीं होगा पार्ट ऑफ सिलेबस। देखिए, इंश्योर तो मैं नहीं कह सकती, पर है ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि आपका ये सिलेबस का पार्ट रहने वाला है। हम लोग सारे ही सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट पे मैं बात करूंगी आप लोगों से, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स के चैप्टर डेमोक्रेसी में बात कर ली और हिस्ट्री के चैप्टर पे मैंने आप लोगों से ग्लोरियस इंडियन सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री की मैंने बात कर ली, जिसके 2 टॉपिक और बचे हैं और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाने वाला है। उसके बाद मैं ज्योग्राफी के टॉपिक पे बात करूँगी और फिर इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे बात करूँगी। कहीं पर भी कोई क्यूरियोसिटी हो रही है और आप लोग कहीं होपलेस हो रहे हैं तो मत होइए प्लीज़, आपके पास टाइम नहीं है। जैसे बाकी सालों में मार्कशीट्स बनी हैं, आपकी भी वैसे ही बनने वाली है, तो कल आपको कॉम्प्रो करना पड़े, ये हम एज अ टीचर नहीं चाहते। हम लोग ये चाहते हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट गेन करें, और इसके लिए हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो आप इनको अदरवाइज़ मत लीजिए प्लीज़, इसको सीरियसली लीजिए आप लोग। और जैसे आप लोग रेगुलर स्टडी करते हैं फिजिकल क्लासरूम में, एग्जैक्टली वैसे कि वैसा ही करिए। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, हम लोग यहाँ पर आप लोगों से कह रहे हैं कि वन वे हमारी टीचिंग है, आप हमारे साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं एट ए टाइम, बट आफ्टर टाइम आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ाया उसमें हमें ये प्रॉब्लम आई या हमारी ये क्यूरियोसिटी है, आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो हम डेफिनेटली सॉर्ट आउट करेंगे उसको। आप अगर बुक में उसे कंसल्ट करते हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी आपसे, पर 70% आपको अंडरस्टैंड होगा, समझ आएगा। दैन उसके बाद जब आप हमसे फिजिकली मिलेंगे तो हम लोग और बात करेंगे उसके ऊपर, पर फिलहाल आप जितना हम लोग आपके साथ मैटर कन्वे कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़। और फिर भी कोई दिक्कत है तो मैंने बार बार आपसे बात कर रही हूँ कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। अब हम आते हैं आपके चोला एडमिनिस्ट्रेशन पे। उससे पहले मैं जितने भी चोला रूलर्स हुए हैं उन पे मैं बात करूँगी। नॉर्दर्न जो इंडिया है यहाँ पर ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश थी, तो क्या सिचुएशन थी, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं चोला डायनेस्टी की। और देखिए इसमें क्या था, अगर इंडियन मैप को मैं शो करूं तो आपको काफ़ी कुछ इसमें, जैसे मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में भी आपसे बात की थी और मैंने कहा था कि इसमें काफ़ी कुछ जो साउथ इंडिया का पार्ट है वो इसमें लगभग आ रहा होता है। जैसे मैंने कहा था केरला का जो पार्ट है यहाँ पर आपके चेर थे, ये वाले पार्ट में आपके पांड्या थे और ऊपर वाले पार्ट में
ये चोलास डायनेस्टी का जो एरिया है वो है। यानी ऊपर ये आपके चोला हैं, ये आपके पांड्या हैं, और ये आपके चेर हैं। ये आपके 3 मेन डायनेस्टीज़ हैं जो साउथ इंडिया में वर्क कर रही थी। जैसे हम लोगों ने देखो, हम लोग हिस्ट्री बड़ी सिस्टमैटिक होती है, ऐसा नहीं होता है कि कहीं से हम कुछ भी मैटर उठा लेंगे और उसको पढ़ लेंगे। जब तक हमारा एक मैटर की कनेक्टिविटी दूसरे मैटर से नहीं होती, तब तक हम लोग हिस्ट्री को सिस्टमेटिकली स्टडी नहीं कर सकते। तो ऑफकोर्स हम लोगों ने पहले स्टडी किया था आप लोगों के नॉर्दर्न इंडिया की, फिर हम लोगों ने बंगाल स्टडी कर लिया, सौराष्ट्र एंड गुजरात वाला पार्ट स्टडी कर लिया, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र हम लोगों ने स्टडी कर लिया, तो बचा आप लोगों का नॉर्दर्न इंडिया। अब हम लोग बात करेंगे ग्लोरियस इंडिया में, बाकी सारी किंगडम्स हम लोगों ने वॉच कर ली। तो क्या सिचुएशन थी साउथ इंडिया में, मतलब इन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, कौन कौन से रूलर्स थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क किए, इसलिए हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में साउथ इंडिया को स्टडी कर रहे हैं। और इसमें आपका चोला डायनेस्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके, फिर मैंने कहा कि आपके ये पल्लवास का आता है, फिर जो स्टेट है वो यहाँ पर उन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन था। बट उससे पहले हम लोग चोलास की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बात करूँगी कि कितने सारे सक्सेसर थे और कितने इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने यहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल किया, दैन उनको कितनी सक्सेस हायर हुई, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मैं बात करूँ आप लोगों से चोला डायनेस्टी का, तो इस रीजन में बहुत सारे रूलर्स हुए हैं, जैसे हम लोगों ने बाकी सारे रूल्स में स्टडी किया था वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी बात करेंगे। स्पेशली जैसे हम लोगों ने कहा था कि बेसिकली मैंने 2 पार्ट्स बताए थे आप लोगों के कि इंडियन फिजिकल वे को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक आप लोगों का उत्तरापथ है और दूसरा आप लोगों का दक्षिणापथ है। और दक्षिणापथ के स्टेट्स हैं ये, उत्तरापथ के तो हम लोगों ने बात कर ही ली, तो दक्षिणापथ के स्टेट्स हैं चेर, चोल और पांड्या। तो हम लोग यहाँ पर चोलास को बात कर रहे हैं, और चोलास में ये दक्षिणापथ के स्टेट्स हैं, उनमें पांड्या और चेर तो हैं, जिनको हम केरला भी कह सकते हैं, वो हैं। अशोका के बहुत सारे स्कल्पचर हम लोगों को अवेलेबल होते हैं, तो उसमें इस बात का डिस्क्रिप्शन हम लोगों को अवेलेबल होता है कि ये फ्री स्टेट्स थे यहाँ पर, मतलब किसी और का कोई कैप्चराइजेशन नहीं था इनके ऊपर, किसी का कोई अथॉरिटी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही थी, ये फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में यहाँ पर वर्क कर रहे थे। तो फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में वर्क करेंगे तो ऑब्वियस है ज़्यादा अच्छा यहाँ पर वर्क होगा। यहाँ पर चोल स्टेट्स में ज़्यादातर जो नेटिव्स लोग हैं यहाँ के वो तमिल्स हैं, तमिलियन लोग यहाँ पर हैं। बेसिकली चोलास जो है वो क्या कौन है, तमिल लोग हैं। और तमिल में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ये लैंग्वेज है, यहाँ का जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा इस तमिल लैंग्वेज में प्रोमिनेंट रहा, काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुई, क्योंकि ये एक्चुअल में रॉयल कोर्ट की लैंग्वेज थी। ये आप लोगों की जो है वो कंट्री की लैंग्वेज थी तमिल, तो इसको काफ़ी कुछ प्रमोशन भी मिला, और यहाँ पर बहुत सारा लिटरेचर इस तमिल लैंग्वेज में राइट डाउन हुआ। तिरुवल्लुवर जो है वो एक राइटर थे और उनकी बुक का नाम है कुरल। वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपकी तमिलियन लैंग्वेज कितनी प्रॉस्पेरिटी पे थी। तिरुवल्लुवर एक राइटर हैं और इनकी बुक का नाम है कुरल, और ये जो है वो आप लोगों की काफ़ी बड़ा प्रोग्रेस का एग्जाम्पल है कि तमिल लिटरेचर कितनी प्रोग्रेस पर था। इसके बाद कारिकल, चोल डायनेस्टी या चोल किंगडम का एक किंग था जिसका नाम है कारिकल। उसने पुगार और पोहार जो सिटी था, इस पोहार सिटी को उसने इस्टेब्लिश किया, उसने उसको फाउंड किया। यहाँ पर एक किंग है कारिकल, उसने पुगार सिटी को, पुगारा सिटी या पोहार सिटी भी हम लोग इसको बोल रहे हैं, इसको फाउंड किया। और यहाँ से सिस्टमेटिकली आप लोगों की चोला डायनेस्टी का स्टार्टिंग मानते हैं हम लोग। और इसने क्या किया कि यहाँ पर सिंगलास से बैटल की, और सिंगलास में जितने भी यहाँ पर प्रिजनर्स थे उनको कावेरी रिवर पर 100 मील के अराउंड एक डैम फॉर्मुलेट करवाया था। मतलब सिंगलास हम लोग यहाँ पर, ये जो श्रीलंका है उसको उस टाइम पीरियड पे सिंघल द्वीप भी कहते थे, और इसको सिंघल भी कह रहे हैं। सिंघल का मीन है श्रीलंका, प्रेजेंट श्रीलंका। इसमें यहाँ पर इन लोगों की बैटल होती है, चोलास की जो बैटल होती है, इस बैटल में बहुत सारे प्रिजनर्स होते हैं। उन प्रिजनर्स से क्या करवा रहे होते हैं, यहाँ पर कावेरी रिवर है, उस कावेरी रिवर पर डैम बनवाते हैं उनसे। क्या बोल रहे हैं, चोला एडमिनिस्ट्रेशन पे हम लोगों ने बात की थी कि दक्षिणापथ के स्टेट्स है, 3 स्टेट्स, मेजर स्टेट्स, जिसमें हम लोग केरला को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चेर भी बोल रहे हैं, और केरला भी बोल रहे हैं, पांड्या और चोल। और चोल में हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली तमिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पर लीव कर रहे हैं।
और तमिल लिटरेचर जो है वो काफ़ी कुछ प्रोग्रेस का किया इसने। तिरुवल्लुवर जो राइटर है उनकी बुक का नाम है कुरल, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि तमिल लिटरेचर कितना प्रोग्रेसिव था। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कारिकल किंग जो हुआ उसने क्या क्या पुगार या पोहार जो सिटी था उसको स्टैब्लिश किया। देन यहाँ पर उसने सिंघल के साथ बैटल की। इस बैटल में जो प्रिजनर्स थे उनसे उन लोगों ने क्या करवाया, कावेरी रिवर पर डैम फॉर्मुलेट करवाया। ये इसका इनिशियल स्टार्टिंग फेज रहा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि चोलों की जो कैपिटल थी वो थी उरुपुर या उरियूर, इसको कावेरी पत्तम ले जाया। उरुपुर इसकी कैपिटल थी। जैसे मैंने बाकी सारे सबके लिए भी कहा था कि कैपिटल तो ऑफ कोर्स सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ का सेंटर पॉइंट होता है, जो कैपिटल थी इसकी उरुपुर थी। उरुपुर या इसको हम उरियूर भी बोल रहे हैं, इसको कावेरी पत्तन ले जाया गया। मतलब यहाँ की जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट किया गया, किसमें, कावेरी पत्तन में उसको शिफ्ट किया गया। चोल किंग जो है विजयालय, उनके सन का नाम है, वो इसके सक्सेसर थे आदित्य, और आदित्य ने पल्लव जो किंग थे वो अपराजित उसको डिफीट किया था। मतलब इसके बाद कारिकल के बाद जो किंग हुए वो हुए विजयालय, और विजयालय ने ज़्यादा कुछ वर्क नहीं किया। फिर उसके सन जो थे उन्होंने, सक्सेसर जो थे उनके, उन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क किया। और मैं कह रही हूँ उन्होंने पल्लव डायनेस्टी के किंग थे अपराजित, उनको डिफीट करते हैं। आदित्य का सन होता है वो अगला सक्सेसर होता है, उसका नाम है अपरांतक फर्स्ट, और अपरांतक फर्स्ट ने पल्लवों को जो पावर थी उसको पूरी तरीके से डिफीट कर दिया। और पल्लव में बात भी कर रही हूँ आप लोगों से कि महाराष्ट्रियन रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, इनकी पावर वहाँ पर एस्टैब्लिश थी, उनको डिफीट करते हैं ये अपरांतक। अपरांतक फर्स्ट के बाद में मैं बात कर रही हूँ कि उसने पांड्यों की जो कैपिटल थी मदुरा, उसको उसने कैप्चर कर लिया। मतलब इसने पल्लवों की डायनेस्टी जब खत्म हो गई तो यहाँ पर पांड्यों की कैपिटल थी, उस कैपिटल को उसने कैप्चर करके अपनी डायनेस्टी को एक्सटेंड किया, अपनी डायनेस्टी के एरिया को उसने वाइडर किया। फिर उसके बाद हम आ रहे हैं चोला किंग है राजराज फर्स्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट रूलर है और यहाँ से एग्जामिनर आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रहा होता है क्योंकि इसने आर्ट एंड आर्किटेक्ट में इंपॉर्टेंट वर्क किया। सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम लोग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो मद्रास रीजन है, मैसूर रीजन है, कूर्ग है और सिंघलपुर, इस वाले पूरे एरिया पे, मतलब लगभग साउथर्न इंडिया पे मैं बात करूं तो राजराज ने इसको कैप्चर कर लिया। मतलब पूरे साउथ इंडिया को उसने कैप्चर कर लिया। ये है आप लोगों का राजराज, ये किंग है राजराज फर्स्ट। और राजराज फर्स्ट जो है उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क किया। मतलब सबसे पहले हम लोग बात किया कि इसने पॉलिटिकल एक्सटेंशन किया अपने बाउंड्रीज को, लगभग साउथ इंडिया को उसने कैप्चर कर लिया। ये तो इसके पॉलिटिकल अचीवमेंट था। अब हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो इसने अपनी जो कैपिटल थी तंजौर, उसमें जो लॉर्ड शिव हैं उनके लिए राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर टेम्पल को फॉर्मुलेट किया। इसने राजराजेश्वर, इसको वृद्धेश्वर टेम्पल भी बोल रहे हैं, राजेश्वर ये टेम्पल है। और इस टेम्पल के अलावा हम लोग बात करें इसको वृद्धेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन लेता है और पूछ रहा होता है कि हु आर द फाउंडर ऑफ राजराज टेम्पल, सॉरी वृद्धेश्वर टेम्पल, या हम लोग बात कर रहे हैं इसको ही वृद्धेश्वर टेम्पल को ही हम लोग बोल रहे हैं राजराजेश्वर टेम्पल। मतलब इसका फाउंडर कौन था तो आप बताएंगे राजराज फर्स्ट। ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा होता है। इसके बाद में हम लोग आ रहे हैं कि इसके बाद इनके जो सक्सेसर थे वो थे राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क यही है कि उसने जो नेवी आर्मी थी वो नेवी आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और इसने जितने भी आइसलैंड पार्ट थे उसको कैप्चर किया था। चाहे पेगू की बात कर लीजिए, मर्तवान की बात कर लीजिए, अंडमान एंड निकोबार, ये आइसलैंड को कैप्चर करने के बाद बंगाल और बिहार, बंगाल और ये वाला आपका बंगाल है और बंगाल के पास में ये बिहार है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसने क्या किया, इस वाले एरिया को, मतलब इसने आप लोगों के ईस्ट इंडिया पे भी उसने कैप्चर कर लिया साउथ इंडिया के अलावा। मतलब पॉलिटिकल रीजन जो है इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी वाइडर एरिया पे था। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि उसने बंगाल और बिहार का जो किंग था महिपाल, उसको डिफीट किया। कलिंगा जो है उसने उसको कैप्चर किया। साउथ में कौशल और फिर बंगाल, और मगध के बाद में इसकी जो आर्मी थी वो कहाँ जाती है, गंगा रिवर तक। और गंगा रिवर के वजह से ये क्या करता है, लगभग हम लोग बात करते हैं नॉर्दर्न रीजन को भी कैप्चर कर लेता है। मतलब एरिया और भी वाइडर होता है। और इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि
उसके बाद में इसने एक टाइटल लिया था और वो टाइटल था, वो था गंगे कौन। और आपसे एग्जामिनर यहाँ से ही क्वेश्चन उठा रहा होता है कि जो राजराज फर्स्ट था, सॉरी राजेंद्र फर्स्ट जो था, उसने कौन सा टाइटल हायर किया, गंगे कौन का टाइटल हायर किया। ये सेकंड क्वेश्चन इस वाले पैरा से बन रहा है। अगला इसी का सक्सेसर है, वो है राजाधिराज, जो चालुक्य किंग जो हैं सोमेश्वर के साथ उन्होंने कोप्पम का बैटल किया और कोप्पम के बैटल में वो डिफीट होता है। इसके बाद में राजेंद्र जो है, अगले राजेंद्र सेकंड जो है, उन्होंने चालुक्यों के कोंडल संगमम का जो वॉर हुआ उसमें वापस से क्या कर लिया, उस डिफीट को उसने वापस से अपनी विन में कन्वर्ट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था उनको। और चोलों ने क्या कर दिया, अगले बार चूँकि यहाँ पर स्टार्टिंग में पल्लवों से स्ट्रगल चल रही थी और उन्होंने वो इसको डिफीट कर रहे थे, फिर उसके बाद में मैं बोल रही हूँ कि जितने भी किंग आए उनमें वापस से सक्सेसरशिप के लिए वॉर होती है, मतलब उत्तराधिकार के लिए वॉर होता है। और यहाँ से आप लोगों के चौलाद जो है वो उनकी पावर डिफीट होना स्टार्ट होती है। इसके बाद में लास्ट में जो किंग बनते हैं वो है राजेंद्र कोलोतुंग फर्स्ट। पहले वाले राजेंद्र फर्स्ट थे ओनली, अब है राजेंद्र कोलोतुंग फर्स्ट। और कोलोतुंग फर्स्ट जो है वो दो किंगडम्स का कोलाबरेशन के बाद बने थे। एक किंगडम थी, इनकी मदर जो थी वो चोला प्रिंसेस थी और इनके फादर जो थे वो थे चालुक्य। चालुक्य स्टेट के वहाँ पर मास्टर थे वो। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगले जो इनका सन जो सक्सेसर बनते हैं वो है राजेंद्र कोलोतुंग। और राजेंद्र कोलोतुंग जो है उसने इन दोनों के मिक्सचर से एक नई डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया, उसको हम लोग बोल रहे हैं चालुक्य चोला किंगडम। और इसने लगभग 40 ईयर तक वहाँ पर रूल किया और ये इसका स्पेसिफिक अचीवमेंट है। हम लोग बात कर रहे थे चोला डायनेस्टी की और ये हम लोगों ने कहा था तमिलियन लैंग्वेज यहाँ की नेशनल लैंग्वेज थी। फिर हम लोग बात कर रहे हैं लिटरेचर में यहाँ पर काफ़ी कुछ अचीवमेंट हुआ और तिरुवल्लुवर ने क्या किया, कोरल जो है वो यहाँ पर लिटरेचर राइट किया, जो इसके प्रॉस्पेरिटी का बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों को वॉच आउट होता है। फिर हम लोग बात करते हैं चोला डायनेस्टी के फर्स्ट किंग ने सबसे पहले पुगार या पुहार जो है उस वाले सिटी की नींव डाली, उसको स्टैब्लिश किया। इसकी कैपिटल थी जो उरुपुर थी, इसको उरियूर भी कह रहे हैं। इसके हम लोग बोल रहे हैं कि इनके बीच काफ़ी सारे बैटल्स हुई। इसमें राजराज का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, उसने वृद्धेश्वर टेम्पल जो है लॉर्ड शिवा के लिए वृद्धेश्वर टेम्पल बनवाया, उसको राजराजेश्वर टेम्पल भी हम लोग बोल रहे हैं। इसके बाद में हम लोग बोल रहे हैं राजेंद्र फर्स्ट जो है उसने अपने एरिया को वाइडर किया गंगा रिवर तक, इसलिए उसको गंगे कौन का टाइटल जो है उसने हायर किया था। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मुलेट हुआ। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि बाकी जो सक्सेसर के बीच में काफ़ी वॉर होते हैं, पर लास्ट में जो किंग बनते हैं वो बनते हैं आप लोगों का राजेंद्र कोलोतुंग फर्स्ट। और राजेंद्र कोलोतुंग फर्स्ट ने इन दो किंगडम के कोलाबोरेशन से एक नई किंगडम स्टार्ट की। इस किंगडम को हम बोल रहे हैं चालुक्य चोला किंगडम। और चालुक्य चोला किंगडम में लगभग 40 ईयर तक उन्होंने अपना रूल किया। ये चोला मतलब किंगडम की हम लोगों ने बात कर ली, इंपॉर्टेंट किंग्स की बात कर ली। अब मैं बात कर रही हूँ चोला एडमिनिस्ट्रेशन की। हम लोग पहले भी बात कर रहे हैं कि सब में ही डायनेस्टीज में सारी किंगडम्स में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी किया। हम लोग बात कर रहे हैं कि इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया पे रूल करना किंग के लिए पॉसिबल नहीं है। सो वो क्या कर रहा होता है, अपने इस पॉलिटिकल यूनिट को छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक आप सेंटर में किंग है और उसके बाद में क्या कर रहे होते हैं, वो जो आप लोगों के लोकल रीजन है उन रीजन के हिसाब से नई पॉलिटिकल यूनिट फॉर्मुलेट कर रहे हैं। जैसे चोला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ की प्रोविंस को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब इतने बड़े रूल को हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 पार्ट में उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 6 पार्ट में डिवाइड किया तो उन्होंने क्या किया, उनके डिफरेंट नेम रखे। जैसे हम लोगों ने बात की थी मौर्य और गुप्ता टाइम पीरियड में, वैसे ही अगर हम लोग चोला डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें भी उनके डिफरेंट नेम थे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि इनका जो वाइडर जो सबसे पहले प्रोविंस है जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसको मंडल कह रहे थे, मंडलम कह रहे हैं। सबसे बड़ी जो यूनिट है, अगर हम लोग हायरार्की सिस्टम में इसको देखें तो सबसे बड़ी यूनिट है उसको तो क्या कहा उन्होंने, मंडलम। सबसे बड़ी इसको हम लोग प्रोविंस कह रहे हैं। इसके बाद में हम लोग बात करें उसके सब यूनिट थी उसको बोल रहे थे कॉटम। इसके सब यूनिट को क्या बोल रहे हैं, कॉटम बोल रहे हैं। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख रहे हैं तो भी सही है। ये आप लोगों की सब यूनिट है कॉटम।
कोटम के बाद में नेक्स्ट जो यूनिट है उसकी वो है नाडु। अगली जो यूनिट आती है इसकी नाडु, ये इसकी सब यूनिट है, वो है नाडु। फिर है नाडु के बाद में, और वो है आप लोगों का कुरुम और फिर ग्राम, और लास्ट है ग्राम। ये आप लोगों के डिवीज़न उन लोगों ने किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की मैं बात कर रही हूँ, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मंडलम थे, मंडलम की जो सब यूनिट थी उसको कोट्टम बोल रहे थे, कोट्टम की सब यूनिट नाडु थी, कुरुम थी और ग्राम थी। ये आप लोगों के वहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं वो हम लोगों को वॉच आउट होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो नीचे वाला जो पार्ट था जिसको हम लोग बोल रहे हैं नाडु, नाडु की जो सभा थी उसको नाटार, और जो सिटी जो थी उसकी सभा को क्या बोल रहे थे, नगरतार। इसको बोल रहे थे नाडु को तो नाटार, और अगर हम लोग सिटी की बात कर रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं नगरतार। ये 2 यूनिट और हैं, तो ऐसे करके ये तो खैर चलो इसी का ही पार्ट है, नाडु का ही, बट अगर सिटी की बात करते तो वो नाटार। ऐसे करके 6 पार्ट हो जाते हैं आप लोगों के, 1 2 3 4 5 एंड 6। हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था चोला टाइम पीरियड में। सबसे बड़ी जो यूनिट थी जिसको हम लोग प्रोविंशियल बोल रहे हैं वो आप लोगों के थे मंडलम, मंडलम की सब यूनिट थे उसको बोल रहे हैं कोट्टम, कोट्टम की सब यूनिट को नाडु बोल रहे हैं, इसको नगरतार भी बोल रहे हैं। फिर आपका कुरुम है और ग्राम है, और सबसे लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं सिटी को नगरतार के नाम से वो लोग कॉल करें। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। हम लोग बात कर रहे हैं जो मंडल थे वो मंडल क्या थे, सारे थे ऑटोनोमस थे, मतलब ये फ्री थे, इन पे कोई बाउंडेशन नहीं थी। बाउंडेशन इन द सेंस कि ये अपने एरिया में जितने भी एक्टिविटी थी वो फ्री फ्लोली उन एक्टिविटीज़ को फुलफिल कर पा रहे थे। पर अगर हम लोग सेंटर की बात करते हैं, किंग की बात करते हैं, तो किंग के ऊपर ऐसी कोई असेंबली स्टैब्लिश्ड नहीं थी कि वो उसको कंट्रोल कर पाए किंग को, या फिर उसके लिए कोई इलेक्शन जैसा प्रोविज़न था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि 1 ईयर के लिए इलेक्शन होते थे, और 1 ईयर के इलेक्शन के बाद क्या होते थे, और उसके बाद में वापस री इलेक्शन होते थे, और इस तरीके से पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रही थी। देन वो इन सारे के सारे यूनिट्स में अपने जो पोस्ट है उनको कैप्चर करते थे, देन वर्क करते थे। इस तरीके की एक्टिविटी थी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे थे, पब्लिक का पार्टिसिपेशन था। ये है पर सेंटर यूनिट में किंग के ऊपर कोई सेंट्रल असेंबली स्टैब्लिश्ड नहीं थी, उसके ऊपर कोई और बाउंडेशन नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू क्या होता था कि जितना भी कल्टीवेशन था उसका 6 जो पार्ट था वो क्या होता था, रेवेन्यू के फॉर्म में कलेक्ट होता था। अब रेवेन्यू 2 फॉर्म में होते, तो गेनिंग फॉर्म में होता था और एक गोल्ड कॉइन के फॉर्म में होता था। गेनिंग फॉर्म की बात करते हैं अनाज के रूप में मिल रहा था, और दूसरा हम लोग बात करते हैं गोल्ड कॉइन, यानी सिक्कों के रूप में मिल रहा था। अब गोल्ड कॉइन की बात करते हैं तो उसमें कितना वेट होता था गोल्ड कॉइन का, तो हम लोग बोल रहे हैं 16 ऑन्स उस गोल्ड कॉइन का वेट होता था, 16 ऑन्स गोल्ड कॉइन का वेट हुआ करता। और लास्ट में चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बड़ी आर्मी थी इनके पास नेवी आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और चोला एडमिनिस्ट्रेशन में इरिगेशन के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग्स थी, केनाल सिस्टम इन लोगों ने डेवलप किया था। ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है। मैं क्या बात कर रही थी, सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन आंध्रा वाले एरिया में बेसिकली स्टैब्लिश था। हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तमिलियन लैंग्वेज प्रोमिनेंट थी, तमिलियन लिटरेचर में यहाँ पर कारिकल का एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ के किंग्स को स्टडी किया, और उसमें राजराज का हम लोगों ने कहा था कि इन्होंने क्या किया था, वृद्धेश्वर टेम्पल को फॉर्मुलेट किया था। और फिर मैंने कहा था कि आपका राजेंद्र फर्स्ट जो है उसने गंगे कौन का जो टाइटल है वो हायर किया। फिर मैंने कहा था कि राजेंद्र कोलोतुंग फर्स्ट जो था उसने 2 चालुक्य और चोला डायनेस्टी को मिलाकर एक नई डायनेस्टी फॉर्मुलेट की, और 40 ईयर तक उसने रूल किया। हम एडमिनिस्ट्रेशन पे बात कर रहे थे तो हमने कहा था प्रोविंशियल स्टेट को 6 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे बड़ी यूनिट मंडल थी, मंडल के बाद कोट्टम थी, कोट्टम के बाद नाडु थी, नाडु के बाद में कुरुम, और कुरुम के बाद में ग्राम।
और हम लोग एक्चुअल में क्या है, वैसे 6 पार्ट देखा जाए तो ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं आपके, यहाँ इस नाडू के ही पार्ट है, ऐसे कोई सेपरेट पार्ट नहीं है, बस इनके ही नेम है ये। और नाडू के जो को हम लोग नगरतार बोल रहे हैं, और सिटी के जो हायर ऑफिसर था उसको इसको नाटार, उसको नगरतार के नाम से बोल रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं क्या यहाँ पर इलेक्शन होते थे, तो यस 1 ईयर के बाद में आफ्टर 1 ईयर री इलेक्शन होते थे और नए वाले रिप्रेजेंटेटिव आते थे, और या फिर हो सकता है उनको भी वापस से इलेक्ट कर रहे होते थे और वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को फुलफिल कर रहे थे। किंग के ऊपर कोई सेंट्रल असेंबली वर्क नहीं करती थी, किंग अपने हिसाब से वर्क किया करते थे। फिर हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन की, तो हम लोग बात करते हैं 1.6 जो टोटल इनकम होती थी उसमें वो रेवेन्यू फॉर्म में कलेक्ट होता था। किस में होता है, तो गैनिंग फॉर्म में यानी अनाज में, या फिर गोल्ड कॉइन्स के रूप में हमें अवेलेबल होता था। गोल्ड कॉइन्स का वेट 16 ऑन्स गोल्ड कॉइन का वेट होता था। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ अचीवमेंट थे, इसमें मैंने 2 बातें करी। एक तो मैंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी आर्मी थी, और सेकंड में ये कह रही हूँ कि इरिगेशन के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग्स उन लोगों ने, बड़ी बड़े इरिगेशन सिस्टम्स को उन लोगों ने फॉर्मुलेट किया, कैनाल सिस्टम यहाँ पर डेवलप हुआ। ये आप लोगों का चोला एडमिनिस्ट्रेशन है। अब चोला सोसाइटी की मैं बात करूँ तो देखिए, उससे पहले मैं चोला आर्ट की बात कर रही हूँ, और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। जैसे तंजौर का राजराजेश्वर टेम्पल है, मतलब कई बार यहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछ रहा होता है टेम्पल से, तो इसलिए यहाँ का आर्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें कि आर्ट एंड आर्किटेक्ट में 2 वाले स्टाइल्स यहाँ पर उस टाइम पीरियड पे लॉन्च थे। एक आप लोगों का द्रविड़ स्टाइल और दूसरा आप लोगों का द्रविड़ और नॉर्दर्न इंडिया का जो एक स्टाइल है वो, ये 2 वाले स्टाइल यहाँ पर उस टाइम पीरियड पे थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इनकी आर्ट पे, तो आर्ट में द्रविड़ स्टाइल जो थे उसके टेम्पल्स यहाँ पर फॉर्मुलेट हुए थे, और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सबसे पहले वर्गाकार, मतलब आपको पता है आज जो हम लोगों को टेम्पल नज़र आ रहे होते हैं वो सारे के सारे इस शेप में नज़र आ रहे हैं। फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पर नांदिया जी हैं, पार्वती माँ हैं, भगवान शंकर हैं, गणेश जी हैं और कार्तिकेय हैं, ऐसे वाले गोपुरम्स बनते थे। ये स्टाइल शुरू कहाँ से हुआ, तो चोला डायनेस्टी से ये शुरू हुआ माना जाता है। फिर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो आपको पता है यहाँ सिंह वगैरह बनाते थे, पिलर बनते थे और उनके ऊपर सिंह जो होते थे, शेर जो होते थे, उनके ग्राफिक्स होते थे या फिर ब्रैकेट्स होते थे। ये सारे के सारे स्टाइल कहाँ से जनरेट हुए हैं, ये चोला डायनेस्टी से ही जनरेटेड माने जाते हैं। इसके बाद में राजराज जो फर्स्ट उसने तंजौर का जो शिवा टेम्पल फॉर्मुलेट किया, राजराजेश्वर टेम्पल, वो द्रविड़ जो स्टाइल है उसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों को अवेलेबल होता है। इसके अलावा साउथ इंडिया में जो कैनाल सिस्टम शुरू हुआ वो भी किसका बहुत बड़ा गिफ्ट है हमें, वो भी इन लोगों का, चोलाओं का बहुत बड़ा गिफ्ट है। चोला जो टेम्पल थे उनको चिदम्बरम और तंजौर के टेम्पल का इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चिदम्बरम और तंजौर के जो टेम्पल है वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल आर्किटेक्ट के। चोला डायनेस्टी में नटराज शिव जो है उनकी कॉपर स्कल्पचर हम लोगों को अवेलेबल होती है, वो भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और मंदिरों में गोपुरम स्टाइल जो है उसका डेवलपमेंट कब हुआ, आप लोगों के इसी टाइम पीरियड में डेवलप हुआ गोपुरम स्टाइल टेम्पल्स का। सोसाइटी की बात करते हैं तो रिलीजन में हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जो वर्शिपर्स थे यहाँ के लॉर्ड शिवा हैं यहाँ के वर्शिपर, पर ऐसा नहीं है कि अदर जो रिलीजन है उनको ये इम्पोर्टेंस नहीं देते थे या उनको किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं था। जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन को इन लोगों ने प्रोटेक्शन दिया। अगर विमेंस की बात करते तो विमेंस कंडीशन एज पर एज गुड थी, अच्छी थी यहाँ की विमेंस कंडीशन। उन लोगों को प्रॉपर्टी राइट मिला हुआ था। यहाँ पर क्या था, स्लैवरी सिस्टम था, मतलब दासियाँ और देवदासी रखने का सिस्टम हम लोगों को वॉच आउट होता है चोला सोसाइटी में। बट अगर हम ऑलमोस्ट बात करते तो विमेंस कंडीशन आर बेटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पल्लव डायनेस्टी। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने चोला एडमिनिस्ट्रेशन के किंग्स को स्टडी किया, रूल डायनेस्टी के। उसके बाद हम लोगों ने उसके एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी किया कि प्रीमियंसियल को 5 पार्ट 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। देन उसके बाद में हम लोग चोला आर्ट की बात करते हैं, उसमें आप लोगों का वृद्धेश्वर तंजौर टेम्पल वगैरह हम लोगों ने बात कर ली। एंड गोपुरम स्टाइल जो द्रविड़ शैली है वो यहाँ पर ही क्या हो रही होती है, उसको ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी अवेलेबल होती है। देन सोसाइटी की बात करते तो हम लोगों ने कहा था रिलीजन कौन सा है, वर्शिपर, हाँ हिंदू रिलीजन बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल होता है, और वर्शिपर शिवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी वर्शिप होती है। दैन उसके बाद में हम लोग कह रहे हैं कि बाकी सारे रिलीजन के साथ अनफेयर फेयरिटी थी, ऐसा नहीं है।
उन लोगों को भी उन लोगों ने प्रोमिनेंट किया, उनको भी उन लोगों ने प्रोटेक्शन दी, जिसमें हम लोग जैनिज्म बुद्धिज्म रिलीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि विमेंस कंडीशंस बेटर थी और विमेंस को प्रॉपर्टी राइट अवेलेबल था। और इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि स्लैवरी सिस्टम हम लोगों को दिखता है, मतलब दास और देवदासियाँ वगैरह ये लोग रखते थे। अब हम लोग बात करते हैं कि दो डायनेस्टी हैं। देखिए, इनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इनकी सोसाइटी हम लोगों को नहीं दी है, एज सच कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया, पर ये दो आप लोगों की सोसाइटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम लोगों को मिलते हैं, मतलब किंगडम। एक आप लोगों की पल्लव। अब पल्लव देखिए, जस्ट हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे जैसे हम लोगों ने बात की थी, मैंने जब मैप में बताया था तो आप लोगों से बताया था कि सिचुएशन कहाँ पर है चोलसेल और पांड्यों की। तो जहाँ पर चोलास थे, ये साउथर्न इंडिया में हम लोग चोलास की बात की थी, तो आगरा में जो ओडिशा के पार्ट है वहाँ पर उस वाले एरिया में आपकी डायनेस्टी वर्क करती है, उसको हम लोग पल्लव डायनेस्टी बोल रहे हैं। पल्लव डायनेस्टी में देखिए, किंग में आप लोगों को नेम लर्न करना बड़ा इजी रहेगा। हालांकि एक दो किंग है जिनका अचीवमेंट आप लोगों का डिस्क्राइब किया है, अदरवाइज आप लोगों के फर्स्ट आ गया उसका सेकंड, वही नेम आ रहा है उसको सेकंड बोल रहे हैं। आप लोगों के 6 किंग है, 6-7 किंग ऐसे हैं जिनके वापस से सेकंड आ रहे हैं, तो आप लोगों को लर्न करना इजी होगा। ये इसका खास वॉचिंग करने वाला इशू है, बाकी तो सेम है, कोई ज़्यादा बड़ा क्रिटिकल चीज़ नहीं है इसमें। पल्लव डायनेस्टी जो है, इसके जो रूलर्स थे वो अर्काट, मद्रास और तिरुचिरापल्ली और तंजौर वाले जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ पर आंध्रा वाले, वहाँ पर ये सिचुएटेड थे। यहाँ के स्कल्पचर से हमें अवेलेबल होता है कि यहाँ के जो किंग है वो कांची के विष्णुगुप्त जो थे वो यहाँ के किंग थे। पल्लवों में सिंह विष्णु जो है वो 6th सेंचुरी के मतलब नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए, यहाँ के रूलर बने। इसके बाद लगभग इन्होंने 200 ईयर तक रूल किया पल्लवों ने। और पल्लव डायनेस्टी में महेंद्र वर्मन फर्स्ट आए, नरसिंह वर्मन फर्स्ट आए, फिर महेंद्र वर्मन सेकंड आए, फिर परमेश्वर वर्मा आए, फिर नरसिंह वर्मा सेकंड आए, फिर परमेश्वर वर्मा सेकंड आ गए, नंदी वर्मा आए, फिर नंदी वर्मा सेकंड आ गए, अपराजित। ये कुछ रूलर हैं। महेंद्र वर्मा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रेटर किंग थे और इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्ट में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। इन लोगों ने स्टोन्स को फाइंड करके और बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। महेंद्र वर्मा फर्स्ट ने क्या किया, मत विलास प्रहसन जो ड्रामा था उसको राइट किया। आपका एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मुलेट हो रहा है कि मत विलास प्रहसन के राइटर कौन है, तो आप बताएंगे महेंद्र वर्मा फर्स्ट। महेंद्र वर्मा जो है उन्होंने पॉन्ड्स, बहुत सारे पॉन्ड्स बनवाए और उसने 610 में चालुक्य जो किंग थे पुलकेशन सेकंड, उसको डिफीट किया एक बैटल में। महेंद्र के जो सन थे वो अगले सक्सेसर बनते हैं और वो हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसको महामल्ला भी कहते हैं। एग्जाम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि महामल्ला कौन से किंग को कह रहे हैं, तो नरसिंह वर्मा को कह रहे हैं। ये 642 में आए, फिर पुलकेशन सेकंड आए, उसको डिफीट किया किसने, नरसिंह वर्मा ने। और अपनी कैपिटल वातापी जो था वो वातापी को इसने ऑक्यूपाइन कर लिया। चालुक्य ने 655 में इस डिफीट को वापस से क्या कर लिया, इस बैटल को में वापस से वो उनको डिफीट करते हैं चालुक्य पल्लवों को, और फिर से चालुक्यों ने क्या कर लिया, यहाँ पर अपनी एम्पायर को रीस्टैब्लिश कर दिया। चालुक्य किंग है विक्रमादित्य फर्स्ट, उसने पल्लव जो किंग थे परमेश्वर वर्मा उसको डिफीट किया और उसकी कैपिटल कांची को वापस से क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। स्टार्टिंग में पल्लव किंग जो थे उन्होंने मामलापुरम या महाबलीपुरम जो सिटी थी उसको स्टैब्लिश किया। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि किसने, कौन सी डायनेस्टी ने मामलापुरम या महाबलीपुरम टेम्पल को फॉर्मुलेट किया, तो आप बताएंगे पल्लव डायनेस्टी ने। ये यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा होता है, बाकी सब डिस्क्रिप्शन है, कोई क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ से। इसने 5 रथ वाले मंदिर जो है वो यहाँ से बनवाने शुरू किए। इसने बहुत सारे स्कल्पचर को कट करके और बहुत सारी फिलर्स हैं उनको उन्होंने बनाया, बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई। कांची में पल्लवों ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए और पल्लव जो रूलर्स थे वो बेसिकली किसके वर्शिपर्स थे, इनके वर्शिपर जो है वो विष्णु एंड शिवा। ये मतलब बस आपका महाबलीपुरम और मामलापुरम जो टेम्पल है वो पल्लवों ने बनवाया था, ये आपको बताना है। आर्किटेक्ट का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा, बाकी तो सारे रूलर्स के नेम है आप लोगों से और उन्होंने डिफीट करके वापस से ऑक्यूपाई किया, ये है। यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से और वो क्वेश्चन बनता है आर्किटेक्ट का। और आर्किटेक्ट का क्वेश्चन बनता है कि मामलापुरम या महाबलीपुरम जो टेम्पल है उसको किसने बनाया, तो पल्लवों ने बनाया। अगली जो डायनेस्टी आती है वो है आपकी चालुक्य डायनेस्टी।
और चालुक्य डायनेस्टी में पुलकेशन फर्स्ट जो है उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। देखिए जहाँ जहाँ पर भी अश्वमेध यज्ञ के लिए मैं बात करूँ, इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन को ऑक्यूपाई किया, तभी तो ये वाला यज्ञ उन्होंने फुलफिल करवाया है। ये पुलकेशन फर्स्ट का खास अचीवमेंट था। इसके बाद के रूलर्स हैं, उन रूलर्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में वातापी के चालुक्यों का 13 ईयर तो आप लोग ये मान दो कि वो वाला इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि वो सक्सेसरशिप के लिए वॉर में ही ख़त्म हो गए। पर उसके बाद की मैं बात करूँ तो चालुक्य जो किंग हैं उनमें फोर्थ किंग था पुलकेशन सेकंड। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस किंग है, काफ़ी ग्रेटर किंग है। उसने 608 में रूल ऑक्यूपाइन किया और अपने वाले एरिया को, मतलब अपने स्टेट के एरिया को नर्मदा रिवर से लेकर साउथ में कावेरी रिवर तक, मतलब आप लोग ये बात कर लो नर्मदा इन गुजरात, यहाँ से लेकर और उसने कावेरी रिवर इन आंध्रा रीजन, मतलब काफ़ी कुछ उसने साउथ इंडिया को कैप्चर किया पुलकेशन सेकंड। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि 642 में पल्लव जो किंग है वो है नरसिंह वर्मा, उसको डिफीट करता है कौन? आपका पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन के सन है वो है विक्रमादित्य फर्स्ट। उसने चालुक्य पावर जो है उसको रीस्टैब्लिश किया और चालुक्य किंग विक्रमादित्य सेकंड ने 973 में राष्ट्रकूटा उसको डिफीट किया। फिर कल्याणी को वापस अपनी कैपिटल फॉर्मुलेट किया चालुक्य स्टेट की, और न्यू स्टेट 973 से लेकर 1200 तक ये इनका रूल इस्टेब्लिश रहता है आप लोगों के विक्रमादित्य सेकंड का। चालुक्य ने इस में लंबे टाइम तक तंजौर के चोल जो किंग थे उनके साथ स्ट्रगल चला इन लोगों का। और लास्टली मैं बात करूं कि चालुक्य सोमेश्वर फर्स्ट जो है उसने वापस से अपनी पावर को, अपने अथॉरिटी को रिस्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रगल किया, और इस वाले बैटल में राजाधिराज को उन्होंने डिफीट कर दिया, उनका मर्डर कर दिया। सेवन्थ जो किंग आते हैं विक्रमादित्य षष्ठ, इसको सिक्स भी बोलते हैं, विक्रमांक के नाम से ये फेमस थे काफ़ी, और कांची पर उसने वापस से ऑक्यूपेशन किया। और इसी टाइम पर एक राइटर है वो है विल्हण, और विल्हण ने एक बुक लिखी थी वो है विक्रमांक देवचरित। यहाँ से क्वेश्चन बनता है विक्रमांक देवचरित के राइटर कौन है, या विक्रमांक देवचरित विल्हण का किसने कौन सी जो बुक है उसको राइट किया, तो आप बताएंगे विक्रमांक देवचरित। ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा होता है, बाकी कोई क्वेश्चन बनता नहीं यहाँ से। इन लोगों ने, चूँकि ये सब तो क्या थे, सारे के सारे हिंदू किंग थे, लेकिन इन्होंने बुद्धिज्म और रिलीजन और जैनिज्म रिलीजन दोनों को प्रोटेक्शन दी, और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स फॉर्मुलेट हुए। याज्ञवल्क्य जो थी स्मृति, उसमें मिताक्षरा जो के राइटर हैं वो है विज्ञानेश्वर। ऐसा बोला जाता है कि विज्ञानेश्वर जो है वो चालुक्यों की कैपिटल कल्याणी में ही लीव करते थे, मतलब वो वहाँ रहते थे। अब मिताक्षरा क्या है, तो हिंदू लॉज है बेसिकली, और हिंदू लॉज में भी क्या, आप लोगों के जितने भी प्रॉपर्टी राइट्स के डीलिंग के जितने भी लॉज का डिस्क्रिप्शन हम लोगों को अवेलेबल होता है, वो मिताक्षरा जो राइटर हैं उनकी बुक का नाम है, विज्ञानेश्वर जो हैं राइटर, उनकी बुक का नाम है मिताक्षरा। उसमें हम लोगों को जो एंशंट लॉज हैं किससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी राइट एंड वटेवर जो भी वहाँ के बेसिक लॉज थे, वो हम लोगों को उसी में मिलते हैं मिताक्षरा में। और इसके राइटर कौन है, राइटर हैं आपके विज्ञानेश्वर। कहाँ पर रह रहे थे, इनकी कैपिटल कल्याणी में लीव करते थे। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मतलब आप लोगों के ज़्यादातर जो लिटरेचर हैं उनके राइटर्स पे क्वेश्चन बनते हैं कि उनने कौन सी वाले बुक जो है वो राइट की थी, यही क्वेश्चन बनते हैं। ये दो मेन किंगडम हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, और इसमें दो क्वेश्चन मैंने बताए आप लोगों के कि यहाँ पर आप लोगों का बुक कौन सी है और उनका राइटर कौन सा है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक बचा है, और मैं पहले भी आपसे बात कर रही हूँ कि एक्सटर्नल अटैकर्स, वो एक्सटर्नल अटैकर्स कैसे पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी हुए उसको हम लोग देखें। इसमें शकाज हैं, हूण हैं और कनिष्का। कनिष्का का क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, और शकाज और हूण कहाँ से आए थे, उन लोगों ने किस एरिया को ऑक्यूपाई किया, और फिर अल्टीमेट कैसे वो पार्ट ऑफ इंडिया हो गए, इसको हम लोग बात करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही।